नमस्कार बच्चों। आज हम भरतपुर भरतपुर का जाट राजवंश पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान की जो पुस्तक है कक्षा 10 की, उसके पहले अध्याय में भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक दे रखे हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा और 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो हम शुरुआत करते हैं चूड़ामन, जो इनका प्रथम जाट राजा है, जिसका शासनकाल 1695 से 1721 ईस्वी तक रहा। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। यदि आपसे पूछा जाए कि भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है, तो क्या बताओगे? चूड़ामन। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। बदन सिंह, इसके बाद आता है बदन सिंह, 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जलमहल बनाए और बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था और उसने जाट कछवाहा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 ईस्वी में डीग में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। महाराज सूरजमल, 1756 से 1763 तक इनका शासनकाल रहा। महाराज सूरजमल बदन सिंह 1723 से 56 तक का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल जो है बदन सिंह का पुत्र था और सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध में 1743 से 50 ईस्वी में इसने ईश्वर सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर ये भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रोहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई और इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए काली कारंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति की सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। ये देखिए, यहाँ पर आपको महाराज सूरजमल का जो है चित्र भी देखने को मिलेगा पेंटिंग के द्वारा। अगला वंश है करौली का यादव वंश। करौली का यादव राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानता है। करौली का राजवंश अपने आप को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानता है एवं अपना जो संबंध है वह श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और 1852 ईस्वी में नाथ सिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने
करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श करने के बाद मदनपाल 1854 से 1869 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। अगला है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित था। पलतीहरों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू की परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहता था और गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद धरणीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावश आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया और उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणव शाही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था और 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूम्बा ने परमारू की राजधानी चांद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था और इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह क्लेश के मुख्य 3 केंद्र बताए गए हैं: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। सवाई जयसिंह जयपुर का अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कछवाहा रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनाच्युत सिंहासन से हटाने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया और करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेर सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। 1732 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेर सिंह के साथ कर दिया। जयसिंह ने दलेर सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी। जयसिंह ने दलेर सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी थी और इस घटना ने कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में बैठे थे और अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर
और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेद सिंह, यह बुद्ध सिंह का पुत्र था और इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाहा रानी ने होलकर की राखी बांधकर उसको अपना भाई बनाया। चूँकि उम्मेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया और प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। अगला है हुरडा सम्मेलन। जो हुरडा सम्मेलन हुरडा है भीलवाड़ा में, कहाँ है? भीलवाड़ा में। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों की इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, कि समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी और उन्होंने मराठों को रोकने के लिए एक आंदोलन बुलाया जिसका नाम हुरडा सम्मेलन है। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय कर रहे थे। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्तर सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशन दास, कराज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। बहुत बड़े विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र या अपने भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना जो है वो मुश्किल था, असंभव था। हुरडा सम्मेलन इस प्रकार एक असफल प्रयास साबित हुआ। अब हम पढ़ते हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई से विवाह किया। बिल्कुल सही बात है। विवाह से पूर्व जयसिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खींची रानी सूरज कौर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ईश्वरी सिंह रखा गया और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकौरी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम माधो सिंह रखा गया। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह क्लेश प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के बहुत प्रयास किए गए प्रारंभ में, और माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपये देने का आश्वासन दिया गया। उधर ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली और फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई करवा दी, किंतु ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा
और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया गया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1947 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर बहुत ही पुनः भीषण युद्ध हुआ और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ। पुनः ईश्वरी सिंह क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच उसको दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधव सिंह का पक्ष ले लिया और इसके बाद बगलू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की पुनः मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और उसे माधव सिंह को 4 परगने देने, उम्मेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध में अगस्त 1748 ईस्वी के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वो उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा और मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से संतुष्ट होने वाला नहीं था, वो खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधव सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधव सिंह की गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधव सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधव सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हो गई और आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तुंगा का युद्ध। जयपुर राज्य और मराठों के बीच चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, महादजी सिंधिया और राठौड़ कचवाहा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहा? राजपूत सेना का। तुंगा का जो युद्ध है 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास लड़ा गया। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया और उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 ईस्वी को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह
और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल बात यूँ है कि कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हो गई थी। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, और भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता है वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि जो रिश्ता है वो मारवाड़ के साथ तय हुआ था और अचानक इस रिश्ते को जो है जयपुर के साथ कैसे किया गया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ पर मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ और मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी गई। अब भीम सिंह के पास अपने बेटे को मारने का अलावा कोई अंतिम उपाय न था। अंत में 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी ने अपने आप को खुद को जहर दे दिया, जहर पी लिया और अपनी जो लीला है वो समाप्त कर ली और ये उसकी जीवन की समाप्ति के साथ ही जो युद्ध विराम है वो भी समाप्त हो गया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय कहा जाता है कि यदि मराठा हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय है एक राजकुमारी की हत्या का प्रस्ताव रखना बहुत बड़ा काला अध्याय माना जाता है। राजस्थान का जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष क्या है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को हटाकर खुद स्वयं शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी स्थापित कर ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 ईस्वी को बख्त सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेवाड़ के मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था। वह उनसे संधि करने को विवश हो गया और फरवरी 1756 ईस्वी में इनके बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी: अजमेर और गढ़ बीटले दादागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। दूसरी शर्तें जालोर सहित आधार मारवाड़, जिसमें सांबर, मरोड़, छोजर, प्रबसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर, तमेरदा पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। तीसरी शर्त है, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये मराठों को देने का स्वीकार किया, और जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। चौथी शर्त है, राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपये देने का स्वीकार किया, और पांचवी शर्त है, जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा।
छठी शर्तें राम सिंह के द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया और आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे। पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत ही खराब हो गई। इसी के साथ ये जो आज का हमारा अध्याय है, प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों के साथ।